नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। लोगों के पोर्टफोलियो में रिटर्न्स फिर भी नहीं दिख रहे, लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये है कि 2026 में क्या एक जबरदस्त रैली आते हुए दिख सकती है। और आज इसकी डीप एनालिसिस करेंगे, पॉजिटिव चीजें समझेंगे, नेगेटिव चीजें समझेंगे और कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं 2026 के लिए, यह भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि मार्केट के अंदर जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है, खुद को रोक पाना मार्केट से दूर ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखोगे फिर आधी अधूरी चीजें पता चलेंगी और एंड ऑफ द डे आप यही बोलोगे कि चीजें पलट जाती है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करें डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट को फंसा करके रखा हुआ है, रोड़ा जो बना हुआ है वो है यूएस का टैरिफ। अगर हम बात करें आज की डेट में, तो इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। दिसंबर के अंदर सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी कि जो भी कंपनी यूएस से ऑयल खरीदेगी वो उस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगते हुए दिख सकते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर था हमारा रिलायंस ने ओपनली ये बोला कि अब हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। रशिया की 2 ऑयल कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके हैं यूएस की साइड से, और इंडियन कंपनीज ये नहीं चाहती कि भाई उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोड़ा था कि रशिया से ऑयल खरीदना कम करो, अब इंडियन सरकार, इंडियन कंपनी, इंडिया के बड़े बड़े लोग अब ऑयल खरीदना कम कर रहे हैं। ऑलरेडी एक मेजर ड्रॉप आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ हमें चाहिए एक ट्रेड डील, जिसके बारे में भी काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। पीयूष गोयल जी ने बोला बहुत जल्दी हो सकता है कि इंडिया को एक डील मिल जाए जहां पे हमारे पास 50% के टैरिफ लगे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस टैरिफ से हमें छुटकारा मिले और हम यहां पे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाए। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यूएस को खुश करने की पूरी कोशिश चल रही है। एलपीजी, इंडिया का 10% जो डिमांड है एलपीजी का, वो हम यूएस से खरीदेंगे। अभी तक हम सऊदी अरब से खरीद रहे थे, लेकिन यूएस को खुश करने की जो जद्दोजहद चल रही है, ये एक तरीके का आप कह लो कि हमने थोड़ा सा बिस्कुट फेंक दिया है कि भाई तू खा, हमें टैरिफ के अंदर डील दे। ऑयल हमने रशिया से मंगाना कम कर दिया। यूएस चाहता था कि भाई हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो, उसको करने की पूरी कोशिश है। सो मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत प्यारी डील हमको बनते हुए दिख सकती है। अगर आप देखोगे इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटी इंडेक्स, जो कि काफी लंबे समय से ठंडा पड़ा हुआ था, वो वापस से ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है लास्ट 7 दिन से लगातार। तो इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर हो सकता है आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईटी के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी टैरिफ की, वो हटते हुए दिख सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिससे स्टॉक मार्केट में एक और बूम आ सकता है, वो है हमारे आरबीआई चीफ। उन्होंने ये बोला कि हो सकता है हम बहुत जल्दी रेट कट कर दें, हमारे पास स्कोप है, हमारे पास रूम है रेट कट करने का। जब जब रेट कट होता है तब तब खुशहाली का माहौल छाता है, लोगों की ईएमआई के रेट कम होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बढ़ता है, ज्यादा स्पेंडिंग होती है, और जो ग्रोथ होती है जीडीपी के नंबर्स में वो एकदम से बूम करती है। नई नई जॉबें जनरेट होती है, और उसके बाद क्या, उसके बाद अगेन दोबारा से स्पेंडिंग होती है, जिससे पैसा बढ़ता है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो वापस आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज है जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। हमने स्टार्ट कर दिया था रेट कट करना, और ये अब हमारी जो मार्केट है उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। अगर हम देखें तो जो जॉब जनरेशन है उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से स्पेंडिंग होनी चाहिए थी सितंबर के मंथ में और दिवाली वाले टाइम पे भी हमें स्पेंडिंग दिखी है नॉर्मल लोगों से, तो ये एक अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स देना था, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टैक्स कम हो गया। इससे क्या हो रहा है, दोबारा से स्पेंडिंग आएगी। अगर आप देखोगे जीएसटी के नंबर कम हुए, ये क्या, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेंगे। गाड़ियों के अंदर 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो महिंद्रा है उसने लास्ट 18 महीने की सेल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया था, सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची गई थी। इससे यह भी पता चलता है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ बिहार इलेक्शन, जब हमने इस पावर से बिहार इलेक्शन जीते, इससे क्या हुआ, इससे एक और इंडिकेशन किया जाता है कि इंडिया के अंदर जो सुप्रीमेसी बनी हुई है बीजेपी की, वो बनी रही है, अभी इसको कोई चैलेंज नहीं करने वाला। सो ये एक और पॉजिटिव साइन भेजता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को इंडिया को लेकर के, कि इंडिया के अंदर चीजें अभी अच्छी हो रही है, अभी चीजें खराब नहीं होंगी। टैरिफ हटते ही आपको यहां पे एक बहुत बड़े गेन्स देखने को मिल सकते हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है टैरिफ हम कम करवा ले। अब ये किस बेसिस के ऊपर होगा, हम यहां पे हारेंगे, हम यहां पे जीतेंगे, चांसेस हैं कि इंडिया यहां पर हारेगा। लेकिन अगर आप देखोगे अगर हम हार भी जाते हैं, हाँ बात बहुत बड़ी है, लोग इसका इशू भी बनाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे इंडिया को एक डील चाहिए। कई बार क्या होता है, जो शेयर होता है वो 2 कदम पीछे हटता ताकि वो छलांग मार पाए। कई बार अगर हम अपनी ईगो से ज्यादा हट करके अपने देश के बारे में सोचेंगे, ये ज्यादा सेंस बनाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आज की डेट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस
यूएस है, चाहे वो आपकी पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी इंडिया के अंदर इस समय पर अगर पावर में होती तो उसको डील करना पड़ता, उसको यूएस के आगे झुकना पड़ता, क्योंकि जो एक मेन इशू इंडियन इकोनॉमी के साथ है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है दुनिया की, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई सीरियस इस वजह से नहीं लेता है, हमारे ऊपर किसी की इतनी खास डिपेंडेंसी नहीं है। चाइना, अगर आप चाइना को देखोगे उसके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यूएस से नहीं खरीदना है ऑयल। क्यों? क्योंकि चाइना ज्यादा बोलोगे तो भाई वो रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, आपको आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्लो कर देगा, आपकी इकोनॉमी डेड हो जाएगी, जो यूएस के साथ ऑलरेडी होता हुआ दिखा। यूएस से आप पंगा लोगे, वो चाहे तो सारी चीजें सर्विसेज बंद कर देगा, तो इंडिया के अंदर भी स्लो डाउन आ जाएगा, एकदम से आ सकता है अगर यूएस चाहे तो। अगर यूएस के साथ आप उलझोगे सैंक्शंस को लेकर के तो भी आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका पूरा पैसा तो डॉलर्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट होती इस सिचुएशन में उन्हें झुकना ही पड़ता, और एंड ऑफ द डे जब डील आएगी मोस्ट प्रॉब्ली हमें ये चीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन एज एन इंडियन मैं ऑन ग्राउंड देख पाता हूं वो मैं आपको बताता हूं। हमें बहुत ग्रो करना है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत काम करना चाहिए, करप्शन कम करना चाहिए, खुद भी करप्शन कम करना चाहिए जो बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये अच्छी बात होगी, अगर हम थोड़ा झुक भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय पे पूरी दुनिया ही झुकी हुई है उसके आगे। हम कोशिश कर रहे थे, 50% हमने झेला, लेकिन ऑब्वियसली हमसे ये नहीं हो पा रहा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिससे स्टॉक मार्केट के अंदर एक अमेजिंग पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम एफआईडीआई की डेटा की भी बात करें तो परसों एफआई का पैसा आया, कल एफआई का पैसा बड़े मात्रा में आता हुआ दिखा। इस महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो एफआई की सेल ऑफ जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है, जिससे जो हमारी मार्केट है ऊपर की साइड जा रही है। एफआई के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, अब उन्हें इंडिया आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? अगर हम अपनी मार्केट को देखें तो लास्ट एक साल के अंदर वाईटीडी मतलब डेट टू डेट अगर हम देखें तो 10% के गेन दिए हैं। अगर मैं एक साल की बात कर लूं तो 7% के। सो कोई भी मेजर गेन्स यहां पर निफ्टी के लेवल पर नहीं दिख रहे। इसी वजह से जो निफ्टी है उसकी वैल्यूएशंस इस समय पे ऑल टाइम मैं कह सकता हूं रियल वैल्यूएशंस के आसपास है 22। इससे ज्यादा कम तो नहीं हो सकती, इससे ज्यादा कम होगी तो हम बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो जाएंगे। 20 के आसपास कम रहती है, बट 22 की जो वैल्यूएशंस है काफी अट्रैक्टिव है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए। काफी दबा करके उन्होंने पैसा बेचा इंडिया से, लेकिन अब वापस आते हुए दिख रहे हैं। अब जब 3 साल के बाद अगर वो इंडिया में वापस आते हैं तो कहां इनफ्लो आएगा? ऑब्वियसली लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर। सो लार्ज कैप और मिड कैप काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के आसपास है। अगर वहां पे पोजीशन बनानी है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो बनाना। अब तो ये बात होगी पॉजिटिव साइन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव है। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव की, जिसको देख करके आपको अपनी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए 2026 के लिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा बैकफायर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आईएनआर फॉल की। अगर हम आईएनआर फॉल की बात करें तो $1 इस समय पे 89.32 रुपीस का हो गया। 89 मतलब ऑल टाइम लो के आसपास जो डॉलर टू आईएनआर कन्वर्जन है ये जा चुका है। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हैं शॉर्ट टर्म में उन्हें दबा करके बेनिफिट होने वाला है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म जो हमारे इंपोर्ट्स हैं ये बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बहुत ज्यादा होता हुआ दिख सकता है। रिसेंटली एकदम से जो रुपया है वो करीब करीब 60 पैसे के आसपास सडनली गिर गया। इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन एफआईआई ने बेचा इंडियन स्टॉक मार्केट को, जिससे जो रुपया है उसकी डिमांड कम हुई, यूएस की डिमांड ज्यादा हुई, इस वजह से रुपया गिरा। अगर यूएस स्ट्रांग होता तो जितनी भी इमर्जिंग मार्केट होती है वहां पर भी उनकी करेंसी गिरती है। इसी के साथ साथ अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो टैरिफ और डील की वजह से इंडिया के ऊपर से थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है, जिससे आईएनआर की जो डिमांड है वो आपको कम देखने को मिल रही है। और जो हमारे लिए काफी सारे वर्ड्स बोले जा रहे हैं यूएस की साइड से, इससे भी इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है आईएनआर के ऊपर वो कम हो रहा है, जिस वजह से शॉर्ट कवरिंग की गई, इस वजह से भी आईएनआर के अंदर गिरावट हुई। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें, जैसे आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, टैरिफ अगर हमारे पास से हट जाता है तो यहाँ पे एकदम से बूम देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इनके जो रेवेन्यूज होंगे वो बढ़िया होंगे, लेकिन इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस इन सब पे इंपैक्ट आने वाला है, और हमारे जो रिजर्व है ये खराब होते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए इस पे नजर होनी चाहिए। और चीजें यहीं पे भी, और चीजें यहां भी खत्म नहीं होती। जब जब हमारा रुपया गिरता है तो आरबीआई को पिच इन करना पड़ता है। और अगर आप देखोगे जब ये 89 को क्रॉस करके सडन ड्रॉप आया, अगले दिन एक बाउंस बैक दिखा रुपया के अंदर। क्यों? आरबीआई के पास डॉलर है, वो डॉलर बेचता है और आईएनआर खरीदता है। इससे जो आईएनआर की डिमांड है वो वापस ऊपर आती है, आईएनआर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। लेकिन आप ये समझो, ये करना
अच्छी बात नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से हमने जो आईएनआर है उसे थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया हुआ है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इसको सस्टेन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आईएनआर वापस ऊपर आ जाएगा, आरबीआई बेच के बचा लेगी, नहीं, आरबीआई थोड़े टाइम के लिए तो बचा लेगी, लेकिन जब तक अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तब तक जो आईएनआर है वो वीक होता रहेगा। 90 जो रुपी है ये एक थोड़ा सा रिस्क मान सकते हैं, अगर इसको तोड़ देंगे तो भाई सेंटिमेंट खराब होंगे, मार्केट के अंदर अमेजिंगली फॉल आ सकता है। तो इसीलिए आईएनआर को आराम से देखते रहो। सेकंड नेगेटिव चीज जो इस समय पे इंडियन स्टॉक मार्केट में हो रही है वो हो रही है इंडिया ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, 11 महीने के ऑल टाइम हाई के आसपास। $41 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है, 11.8% के आसपास। अगर हम देखें तो जो नॉर्मली हमारा रहता है वो 30-34 के आसपास रहता है, लेकिन इस समय पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका है। मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उसमें एक मेजर गिरावट आई है। अब जब हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारा आईएनआर भी डेप्रिशिएट करेगा। क्यों? अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और जो आईएनआर है उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो आईएनआर में एक बड़ा गिरावट आता है और जो हमारे बिजनेसेस हैं वो गिर जाते हैं। तो ये एक दूसरी दिक्कत भी पैदा हो चुकी है। अगर हमें डील नहीं मिलती या डील और भी ज़्यादा एक्सटेंड होती है तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि कई बार इकोनॉमी थोड़े से झुक भी जाए ना, या नेताएं थोड़े से झुक जाए और अपने आप को पहले स्ट्रांग करे, हमारे देश को स्ट्रांग करे पहले और फिर लड़े जा करके। जैसे चाइना था, चाइना जब वीक था तो वो नहीं लड़ता था, 1-1 हेड 1 जा करके नहीं लड़ता था किसी से, लेकिन आज की डेट में चाइना को पता है कि भाई अगर बस किया तो आओ मेरे से लड़के देखो, ठीक है। तो वो भी एक सेंटीमेंट है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं स्ट्रांग हूं। अगर आप देखोगे जो हमने चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करी, उसके लोग ओपनली आकर के कह रहे हैं कि भाई ये वाला स्टेट तो हमने अपने में पहले ही मान लिया, ये कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अगर कोई इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आप देखो हम चाइना के अगेंस्ट कभी नहीं बोलते, हम अवॉइड करते हैं चाइना के अगेंस्ट बोलने में, फाइट करने से अवॉइड करते हैं हम चाइना के साथ, यूएस के साथ नहीं कर सकते। तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर है, बट हमें इंटरनल स्ट्रांग होने की जरूरत है। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो एज अ नेशन हमें झुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो और आप बोलोगे मैंने माफ कर दिया, तो भाई माफ नहीं किया, उसने आपसे छीन लिया, आपके बस की नहीं थी उससे लड़ना। और दिस इज ट्रू, इट्स हार्श बस इट इज ट्रू। और एज एन इंडियन अगर आप चाहते हो कि भाई आपका सर ऊंचा रहे तो भाई मेहनत करो, दबा करके मेहनत करो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करो, बिजनेसेस बिल्ड करने में मेहनत करो, सेविंग में मेहनत करो, हमारे नेशन को बढ़ाओ, टैक्स चोरी मत करो। भाई मैं दबा करके टैक्स देता हूँ जितना मैं दे सकता हूँ, 30% से ज्यादा के ब्रैकेट में मैं आता हूँ, तो मैं तो दबा के टैक्स देता हूँ, आप भी दबा करके टैक्स दो, नेशन को बढ़ाओ, अच्छे पॉलिटिशियंस को चूज करो। मैं बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जो भी अच्छा लगे, जो ग्रोथ की बात करे उसको चूज करना चाहिए आपको, ताकि हमारा नेशन बढ़े। मैं कल एक वीडियो देख रहा था अभी न्यू की, जिसमें वो रशिया के बारे में बात करते कि कैसा वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था, उसके बाद कैसे पुतिन ने उसे रिवाइव किया। ये सिर्फ रशिया की कहानी नहीं है, सिंगापुर की कहानी है। तो काफी अमेजिंग काम कर सकते हैं अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छे तरीके से आपके देश के लिए काम करना शुरू करें। मैं दूसरे ज्ञान में पहुंच गया, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में वापस आते हैं। सो ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिव की न्यूज़ है। तो भाई हमारे लिए दिक्कत है, और यहाँ पे बड़ी दिक्कत ये भी बन जाएगी कि जो FII हमारे देश में आ रहे हैं वो पैसा देना बंद कर देंगे। क्यों पैसा देना बंद कर देंगे? क्योंकि भाई उनका डॉलर INR में कन्वर्ट होगा, जिससे INR की डिमांड बढ़ती है नॉर्मली। अब उन्हें लगेगा कि अगर मेरी स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट 15-20% नहीं कमा पा रही INR टर्म में, और जब वो कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम 13-14% नहीं कन्वर्ट में नहीं कमा पा रही, तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इससे FII का आउटफ्लो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है, इससे जो INR है और ज़्यादा गिरेगा, और जब ये होगा तो इंडिया के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये तीन बड़े दिक्कतें हमारे 2026 के अंदर फेस करने को मिलेगी। फोर्थ, इंडिया की नहीं है, बाहर की है, कि यूएस में एनवीडिया अगर आप देखोगे $5 ट्रिलियन कंपनी 10% गिर चुकी है। ये बहुत बड़ा पैसा वाइप्ड आउट होने वाली बात है। तो AI बबल इट्स रियल, डॉलर कमजोर होना इट्स रियल, गोल्ड ऊपर जाना इट्स रियल, चाइना आगे जाकर के सुपर पावर बनेगा इट्स रियल, इंडिया अभी काफ़ी पीछे इट्स रियल, हमें आगे मेहनत करनी पड़ेगी। 2026 में काफ़ी सारी चीज़ें प्ले आउट हो सकती है, तो कॉशियसली इन सारी चीज़ों को नोट करना। अब हम बात करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर, कि हम मान लेते हैं ट्रेड डील हमें मिल गई है, उस केस के अंदर कहाँ अच्छा रह सकता है। सबसे पहला स्टॉक हमारे लिए होना चाहिए इन्फोसिस। अगर आप देखोगे लास्ट कुछ टाइम से बहुत अच्छी रिकवरी कर रहा है, इट्स टू बिग टू फेल, ठीक है, ये कंपनी फेल नहीं होने वाली, और इस समय पे अप्रॉक्सिमेटली 21% के डिस्काउंट के ऊपर हमें ऑलरेडी दिख रही है। अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की ITC के अंदर कोई बहुत बड़े गेन्स नहीं आने वाले टू बी फ्रैंक, लेकिन ITC
ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, जहां पे 399 400 के आसपास मिलता है, हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए। एंड देन 1 और 2% हमें मंथली और 2 मंथ्स के अंदर मिल जाते हैं नॉर्मली, तो इसके लिए जो आईटीसी है वो बेस्ट हो सकती है। तीसरी है डीमार्ट। ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। डीमार्ट भी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है। अगर हम बात करें कितना गिरता है, ये 3400 तक जाता है, लेकिन जो 4000 इसका मेजर सपोर्ट है, यहाँ के बाद ये बाउंस बैक दे सकता है। तो 2-3-4% इन शॉर्ट टर्म पीरियड ये अच्छा दिख सकता है। इवन लॉन्ग टर्म में अगर बाजार गिर भी जाता है, कोलैप्स भी होता है, तो भी जो डीमार्ट है उसका डाउन साइड सिर्फ यहाँ से भी 10-12% के आसपास है, तो जो आपका कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहेगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है हमारा श्रीराम फाइनेंस। बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टॉक है और इसकी उम्मीद है कि इस साल ये अच्छा काम करता दिखेगा। एनबीएफसी की बात करें, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स अच्छे करेंगे। डील मिल जाती है हमें, तो कैपलाइन पॉइंट हमें काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। बीएससी एनएससी हमें बहुत अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। क्या सीडीएसएल हमें कैम और कैम्स हमें काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। ये कुछ स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखने चाहिए और आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड तो ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करना है। बाय हमें करना है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर। इंग्लिश का बहुत प्यारा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, ज़्यादा गिरे नहीं और रिकवरी की चांसेस हाई हो। क्योंकि देखो मार्केट इस सिचुएशन में है कि मार्केट गिर सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी मार्केट गिर जाएगी। उस सिचुएशन में आप किसी भी ऐसे स्टॉक में ना फंसे हो जो रिकवर ना कर पाए। कई केसेस में लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद लेते हैं, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, अब वो गिर जाता है 40-50%, वो रिकवर ही नहीं कर पाता। तो इससे दूर रहना है, हाई वैल्यूएशन से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि अगर वो गिर गया तो फंस जाओगे। अगर हाई वैल्यूएशन भी है तो भी वो 40% गिरे सिर्फ तब उसको खरीदो, तो एक सेंस बनाता है। अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं आपको सेफेस्ट बता रहा हूं जो हो सकता है पॉसिबली। अच्छे स्टॉक्स को खरीदने हैं जिनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हो, ना बनाए पैसा ठीक है, लेकिन गिरे ना बहुत ज़्यादा। आज की डेट में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे केपीआईटी का एग्जांपल ले लेते हैं, 40% के आसपास गिरा हुआ है, इससे ज़्यादा गिरने की उम्मीद उसके अंदर काफ़ी कम दिखती है। तो ऐसे स्टॉक्स हमें लेने हैं जो कि अगर नेगेटिविटी भी आ जाए तो भी हमारा पैसा प्रोटेक्ट कर सके। 2026 अमेजिंग ईयर हो सकता है, या तो ये आपके लिए बहुत पैसा बनाएगा या एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, और इस सब की शुरुआत यूएस से होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।